हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे कैरोलिन एज को और हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। कैरोलिन एज बिलोंग्स टू। फ्रेंड्स, ये जो कैरोलिन एज है ये बिलोंग करती है चार्ल्स फर्स्ट से। चार्ल्स फर्स्ट जो हैं ये सन थे जेम्स फर्स्ट के। चार्ल्स फर्स्ट वॉज द किंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के किंग थे। चार्ल्स फर्स्ट वॉज द सन ऑफ जेम्स फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के नाम से जैकोबियन एज जानी जाती है और ये कैरोलिन एज के जस्ट पहले वाला टाइम पीरियड है। व्हाट डज द वर्ड कैरोलस मीन? यहाँ पे कैरोलस वर्ड का मीन क्या है? देखिए, कैरोलस जो है दिस इज अ लैटिन वर्ड और इसका इंग्लिश में मीन होता है चार्ल्स। तो चार्ल्स को लैटिन में हम बोलेंगे कैरोलस, तो कैरोलस से ही ये एज बन गई है कैरोलिन एज। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड टू बी beheaded पब्लिकली? इंग्लैंड के फर्स्ट किंग कौन थे जिन्हें पब्लिकली beheaded कर दिया गया, मीन्स जिनका सर पब्लिकली धड़ से अलग कर दिया गया? तो ये थे चार्ल्स फर्स्ट। हु वॉज इंग्लैंड शॉर्टेस्ट किंग? चार्ल्स फर्स्ट को इंग्लैंड का शॉर्टेस्ट किंग कहा जाता है। हिज हाइट वॉज ओनली 5 feet 4 inches। हु वॉज द वाइफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट? हेनरिटा मारिया। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस। शी वॉज द वाइफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। द प्यूरिटन्स वर नॉट हैप्पी विद देयर मैरिज बिकॉज प्यूरिटन्स का जो ग्रुप था वो चार्ल्स फर्स्ट की मैरिज से हैप्पी नहीं था बिकॉज जो क्वीन थी शी वॉज कैथलिक। हु वॉज द मेन एडवाइजर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट? चार्ल्स फर्स्ट के जो मेन एडवाइजर थे वो कौन थे? ही वॉज ड्यूक ऑफ बकिंगम। 11 years ऑफ टायरनी रेफर्स टू। ये जो टाइम पीरियड है 11 years ऑफ टायरनी ये कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट की रेन में आता है और ये टाइम पीरियड है 1629 से 1640 तक। और अगर हम कैरोलिन एज के टाइम की बात करें तो कैरोलिन एज की शुरुआत होती है 1625 में जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हुई थी और ये 1649 तक रहती है। तो टोटल 24 ईयर्स का जो टाइम है 1625 से 1649 तक ये कैरोलिन एज में काउंट होता है। तो 1629 से 1640 ये जो 11 ईयर्स थे ये टायरनी ईयर्स कहे जाते हैं क्योंकि ये जो टाइम था जब चार्ल्स फर्स्ट ने अपना पर्सनल रूल किया। उन्होंने पार्लियामेंट का कोई सपोर्ट नहीं लिया, उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनके बहुत सारे जो है डिसएग्रीमेंट्स थे बहुत सारे मैटर्स पर पार्लियामेंट के साथ में। तो उन्होंने अपने मन से अपने हिसाब से रूल किया। दैट्स वाई दीज 11 years आर कंसिडर्ड 11 years ऑफ टायरनी। द पोइट्स ऑफ द कैरोलिन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू। देखिए, कैरोलिन एज में हम पोइट्स की 3 कैटेगरीज देखते हैं। द फर्स्ट वन इज मेटाफिजिकल पोइट्स, द सेकेंड वन इज कैविलियर पोइट्स एंड द थर्ड वन इज प्यूरिटन पोइट्स। हु वर कैविलियर्स? कैविलियर्स कौन थे? कैविलियर्स वर द पॉलिटिकल सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। वे सारे पोइट्स जो चार्ल्स फर्स्ट के या तो कोर्टियर थे और उनको सपोर्ट करते थे वो सभी कैविलियर पोइट्स कहलाते थे। हु वर राउंड हेड्स? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये जो राउंड हेड्स वर्ड है ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनके लिए यूज किया गया है। जो पार्लियामेंटेरियंस थे दे वर कॉल्ड राउंड हेड्स एंड दे वर पॉलिटिकल सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो वर्ड है राउंड हेड्स ये क्यों इनके लिए पर्टिकुलरली बोला जाता है? बिकॉज उस टाइम पर जो फैशन था वो लंबे बालों का था, लेकिन जो कुछ प्यूरिटन्स थे उनका हेयर स्टाइल जो था वो डिफरेंट था, वो शॉर्ट हेयर्स रखते थे। तो उनके शॉर्ट हेयर स्टाइल की वजह से उनको राउंड हेड्स बोला जाता था। वांटेड लिबर्टी एंड वांटेड टू ओवरथ्रो मोनार्की। फिल इन द ब्लैंक। द Puritans wanted liberty and wanted to overthrow monarchy.
When did King Charles I was beheaded for treason? चार्ल्स फर्स्ट को beheaded किया गया था 1649 में। 1649 में इनको beheaded किया गया। उससे पहले अगर इनकी डिफीट की बात करें तो 1649 से इनका बुरा समय शुरू हो गया था, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल जो था ये भी एक पार्लियामेंटेरियन था। इसने अपनी एक अलग से आर्मी बनाई और इनको डिफीट किया। फिर 1647 में इनको इम्प्रिजन किया गया, मतलब जेल में डाल दिया गया। काफ़ी सारे जो सेटलमेंट करने की कोशिश भी की गई। वो जो पार्लियामेंट थी वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इनसे मनवाना चाहती थी, बट चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो उनसे एग्री नहीं करते थे। एंड ही थॉट दैट ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन एक्सेप्ट गॉड। तो जब ये नहीं माने तो फिर फाइनली 1649 में इनको मार दिया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट हु बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर ओवर द इंग्लिश कॉमनवेल्थ, तो ओलिवर क्रॉमवेल जो थे इन 1649 he became the Lord Protector. Why did the Puritans close theatre in 1642? Puritans का जो ग्रुप था उन्होंने 1642 में सारे थिएटर्स को क्लोज कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर मोरल एंड रिलीजियस रीजंस। क्योंकि कैविलियर पोइट्स जो थे और जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, राइटर्स थे, मेनली उनके प्लेस को ही थिएटर्स में दिखाया जाता था। और जो प्यूरिटन्स थे थोड़े से इनके जो मोरल्स थे, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर मोरल्स, तो उनको ये सारी चीज़ें इमोरलिटी जैसी लगती थी। तो इस वजह से इन्होंने 1642 में सारे थिएटर्स को क्लोज करा दिया। व्हाट वाज शिप मनी? देखिए शिप मनी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। शिप मनी जो था इट वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स जो कि कैरोलिन एज में जो कोस्टल एरिया वाला रीजन था वहाँ के लोगों से लिया जाता था। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ने क्या किया, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। कहाँ एक्सटेंड कर दिया? जो इनलैंड काउंटीज थी इंग्लैंड की वहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दिया, और वो भी पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना। तो ये भी एक रीज़न था कि पार्लियामेंट इनसे खुश नहीं थी, पब्लिक भी इनसे खुश नहीं थी बिकॉज ऑफ दी हाई टैक्सेस। कैवेलियर पोइट्स वर राइटर्स ऑफ विटी पॉलिश्ड लिरिक्स अबाउट गैलेंट्री एंड कोर्टशिप। विच हिस्टोरिकल इवेंट टुक प्लेस बिटवीन 1642 to 1648 इन कैरोलिन एज? 1642 से 1648 के बीच में सिविल वॉर हुए थे इंग्लैंड में, और ये सिविल वॉर हुए थे बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ किंग एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। विच पीरियड कम्स आफ्टर कैरोलिन एज? कैरोलिन एज के बाद में जो पीरियड आता है वो आता है कॉमनवेल्थ का। The writings of Cavalier poets were opposed by the Puritans. Which writer lost his academic degrees and his job, was imprisoned, had his books burned and his ears cut off in Caroline age? कौन से राइटर थे जिनके साथ ये सब कुछ हुआ? तो फ्रेंड्स ये जो राइटर हैं ये थे विलियम प्रिन। एक्चुअली जो चार्ल्स फर्स्ट की वाइफ थी क्वीन हेनरिटा, इन्होंने एक प्ले में पार्ट किया था, ठीक है। तो जो विलियम प्रिन थे इन्होंने ये बीमन जो एक्टर्स हुआ करती थी उनको बोला करते थे कि बीमन एक्टर्स जो है वो नटोरियस होर्ड्स, बीमन एक्टर्स को उन्होंने नटोरियस होर्ड से कंपैरिजन किया। और उससे जस्ट पहले क्वीन हेनरिटा ने एक प्ले किया था, तो चार्ल्स फर्स्ट ने उनके इस स्टेटमेंट को पर्सनली ले लिया और वो इतने ज़्यादा उनसे एंग्री हो गए कि उन्होंने उनकी जो एकेडमिक डिग्रीज थी उन्हें जला दिया, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, उनकी बुक्स जला दी गई और उनके जो ईयर्स थे उनको कट ऑफ कर दिया गया और फाइनली उनकी डेथ हो गई। Who fought for the liberty of the people against the tyrannical rule of Charles I? They were Milton and Cromwell.
जर्नल एंड डायरी राइटिंग्स वर पॉपुलर ड्यूरिंग कैवलियर एज। कैवलियर एज में डायरी राइटिंग और जर्नल राइटिंग भी काफ़ी पॉपुलर थे। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्यूरिटन मूवमेंट? प्यूरिटन मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वॉज पर्सनल राइटियसनेस एंड सिविल एंड रिलीजियस लिबर्टी। हु वर अपोज टू प्यूरिटन मूवमेंट? प्यूरिटन मूवमेंट के अगेंस्ट में कौन थे? द किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड हिज काउंसलर्स। द रियल चैंपियंस ऑफ लिबर्टी एंड स्टूड फॉर टॉलरेशन ड्यूरिंग द प्यूरिटन एज, दे वर मिल्टन एंड क्रॉमवेल। In which year Cromwell defeated King Charles I? Cromwell defeated Charles I in 1645. Which Caroline age writer is known as Shakespeare of Divine and Spenser of Pulpit? He was Jeremy Taylor. The Rule and Exercises of Holy Living, The Rule and Exercises of Holy Dying are the works of तो ये जो वर्क्स हैं दे आर दी वर्क्स ऑफ जेरेमी टेलर एंड द फर्स्ट वन द रूल एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग वॉज पब्लिश्ड इन 1650 एंड द सेकेंड वन होली डाइंग इट वॉज पब्लिश्ड इन 1651. Lycidas, a pastoral elegy, is a work of John Milton और ये लिखा गया था 1637 में एंड आफ्टर 1 year it got published in 1638 and this work is dedicated to Edward King. He was a friend of John Milton who drowned when his ship sank in the Irish Sea. Who was known as great physician and doctor? Sir Thomas Browne. The Anatomy of Melancholy is a masterpiece of Robert Burton. It was first published in 1621, but it got republished 5 more times. Which work of Robert Burton is written under the pseudonym Democritus Jr.? So this was the Anatomy of Melancholy. इसे इन्होंने Democritus Jr. के pseudonym के साथ लिखा है. George Herbert was a religious poet and he was also a priest of the Church of the England. तो उन्होंने बहुत सारे religious poems लिखी हैं. That's why he is considered as religious poet. On a deceased wife, To the Nightingale, The Massacre in Piedmont are the poems of. ये सभी sonnets हैं जॉन मिल्टन के. Whose poetry is divided into 3 groups like anatomy poems, religious poems and epigrams. ये जो poems हैं ये रॉबर्ट हैरी की poems हैं जिन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है. Which Cavalier poet was arrested twice in 1642 and 1648? He was Richard Lovelace. Who wrote to Althea? Althea लिखी है रिचर्ड लवलेस ने. Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage are the concluding lines of Althea. और इस पोइम को लिखा है रिचर्ड लवलेस ने इन 1642 और ये इन्होंने प्रिजन से लिखी थी. 1642 में जब इनको जेल में डाल दिया गया, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, पार्लियामेंट के द्वारा जब इनको जेल में डाल दिया गया तब उन्होंने ये पोइम अपनी प्रिजन में से ही लिखी थी. The poets who got inspiration from Ben Jonson, they were Robert Herrick and Thomas Caro. Harvard University was founded by Puritans in. Puritans ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को 1636 में फाउंड किया था और उनका जो मेन एम था इसको फाउंड करने का वो था टू ट्रेन क्लर्जीमैन. The Purple Island poem follows the allegorical pattern of the Witch poem of Spenser. तो ये फेरी क्वीन को फॉलो करती है. इसके राइटर हैं फिनियस फ्लैचर. Christ's victory in heaven and on the triumph over and after death is a poem by
ये पोइम लिखी है जाइल फ्लेचर ने। हु रोट रिलीजियो मेडिसी? रिलीजियो मेडिसी जो पोइम है इसे लिखा है सर थॉमस ब्राउन ने और ये 1643 में पब्लिश हुई थी। व्हाट इज द मीन ऑफ रिलीजियो मेडिसी इन इंग्लिश? रिलीजियो मेडिसी का मीन होता है द रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर हु स्पोक फेस टू फेस with God for the first time in English poetry. He was George Herbert. Milton's first work is, Milton का जो first work है that's on the morning of Christ's nativity. ये जो वर्क है ये इन्होंने लिखा था 1629 में, लेकिन ये पब्लिश हुआ 1645 में। ये जो पोइम है ये क्राइस्ट के इनकारनेशन को डिस्क्राइब करती है। द कंप्लीट एंगुलर इज रिटन बाय, इस बुक को लिखा है आइजक वॉल्टन ने एंड इट इज अबाउट द आर्ट ऑफ फिशिंग। ये जो पोइम है ये टोटल फिशिंग के बारे में है और ये 1653 में पब्लिश हुई थी। वॉल्टन्स लाइव्स ये एक कलेक्शन है बायोग्राफीज का जिसमें कि जॉन डन, हेनरी वॉटन, रिचर्ड हुकर, जॉर्ज हर्बर्ट, ये सारे राइटर्स की बायोग्राफीज है। इसे लिखा किसने है? इसके राइटर हैं आइजक वॉल्टन। लिवाइथन इज अ वर्क ऑफ थॉमस होब्स एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1651. हु रोट द फ्लेमिंग हार्ट? फ्लेमिंग हार्ट वॉज रिटन बाय रिचर्ड क्रैशो. In his last years, who wrote didactic and satirical works, which earned for him the title of Our English Juvenal? तो ये राइटर हैं जॉर्ज विदर। द कैविलियर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ, देखिए कैविलियर पोइट की हम बात कर चुके हैं कि चार्ल्स फर्स्ट के जो कोर्ट में कुछ पोइट्स थे और जो चार्ल्स फर्स्ट के फेवर में लिखा करते थे, उनको सपोर्ट किया करते थे, दे वर कॉल्ड कैविलियर्स। और ये जो कैविलियर पोइट्स थे दे वर द फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन से काफी इंस्पायर्ड थे, उनको फॉलो किया करते थे ये सभी कैविलियर्स पोइट्स। हु फॉलोड द क्लासिकल मेथड इन हिज पोइट्री एज इन हिज ड्रामा? ही वॉज बेन जॉनसन। द फॉलोअर्स ऑफ विच वर नॉट ऑल रॉयलिस्ट बट द लेबल कैविलियर हैज स्टक टू दैम। तो यहाँ बात हो रही है बेन जॉनसन की। of reformation, of prelatical episcopacy and the reason of church government are written by, ये सभी वर्क्स है जॉन मिल्टन के। ये सभी रिलीजियस ट्रैक्ट्स हैं जो जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। फॉर whom मिल्टन डिस्क्राइब अबाउट इन द बुक इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है ये डिस्क्राइब करती है फॉल ऑफ मैन को। In which great epic Adam fell to the first temptation by Satan and is exiled from the heaven, Paradise Lost. In which year Petition of Right came into existence? Petition of Right ये कैरोलिन एज में आई था 1628 में। It was a statement of civil liberties जो कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने सेंड की थी चार्ल्स फर्स्ट को, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ने इनको डिनाई कर दिया था। द हिस्ट्री ऑफ द होली वार, द होली स्टेट एंड द प्रोफेन स्टेट एंड द चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आर रिटन बाय, दे ऑल आर रिटन बाय थॉमस फुलर। हु रोट द पोएम माई डियरेस्ट राइवल? थॉमस सकलिंग की पोएम है ये। Milton wrote controversial writing between 1641 and 1647 was the reason of church government. It was a religious pamphlet. Some cavalier poets like Caro, Suckling and Lovelace were also disciple of. ये कुछ cavalier poets हैं जो कि जॉन डन को भी फॉलो करते थे, क्योंकि
मैंने आपको पोइट्री के लिए बताया था कि पोइट्री जो है कैरोलिन एज की 3 टाइप्स की पोइट्री पॉपुलर थी, मेटाफिजिकल, कैविलियर एंड प्यूरिटन। तो कुछ कैविलियर ये जो पोइट्स हैं ये जॉन डन को भी फॉलो किया करते थे। द कैविलियर पोइट्स नॉर्मली रोट अबाउट ट्रिवियल सब्जेक्ट, बहुत ही लाइट ट्रिवियल सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते थे। टू लुकास्टा गोइंग टू द वार्स इज अ वर्क ऑफ, ये वर्क है सर रिचर्ड लवलेस का। परसुएशंस ऑफ लव इज अ फाइन पीस ऑफ रिदमिक कैडेंस एंड हार्मनी ऑफ विच मेटाफिजिकल पोइट, थॉमस कैरो। नेम द इम्पोर्टेंट कैविलियर पोइट्स। इम्पोर्टेंट कैविलियर पोइट्स कौन है? रॉबर्ट हैरिक हैं, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग एंड थॉमस कैरो। विच मेटाफिजिकल पोइट इज ऑफन कंपेयर्ड विद ब्राउनिंग, ब्राउनिंग के साथ कंपेयर किया जाता है जॉन डन को। लाइक ब्राउनिंग, हु हैज नो सिंपैथी फॉर द रीडर, who cannot follow his keen and incisive thought, while his poetry is most difficult to understand. He was John Donne. Which metaphysical poet was a mystic like Richard Crashaw? He was Henry Vaughan. To His Coy Mistress is a poem by, this is a poem बाय एंड्रू मार्वेल। ये मेटाफिजिकल पोएम है जिसे कि एंड्रू मार्वेल की डेथ के बाद 1681 में पब्लिश किया गया था। हु रोट द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, ये इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का जो कि 1643 में पब्लिश हुआ था। और जॉन मिल्टन ने इस वर्क को लिखा था जब मैरी पॉवेल जो कि उनकी वाइफ थी उनके साथ उनका डिवोर्स जब हो गया, तब उन्होंने डिवोर्स के ऊपर 4 ट्रैक लिखे हैं और ये उनका फर्स्ट ट्रैक है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। हु रोट एरियोपेजिटिका, एरियोपेजिटिका जो है ये जॉन मिल्टन ने लिखी है, जिसमें कि ये बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, राइटर्स एकदम फ्री नहीं थे कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए। उनकी जो राइटिंग्स थी, अगर जो पावर में किंग होते थे उनको पसंद नहीं आती थी तो वो जला दी जाती थी। ब्लास्फेमी के भी कभी कभी चार्जेस लग जाते थे अगर कुछ भी वो बाइबल के अगेंस्ट या कुछ भी ऐसा जो चर्च को या किंग को अच्छा नहीं लगता था, तो दे वर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। तो एरियोपेजिटिका जो थी ये बात करती थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ये पब्लिश हुई थी 1644 में। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स वॉज पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुई थी 1649 में। ये भी जॉन मिल्टन ने लिखा है। और 1649 में मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है, उनको बीहेडेड किया गया था। तो इस वर्क में जॉन मिल्टन ने इस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की है कि जो पार्लियामेंट ने चार्ल्स फर्स्ट के साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो उन्होंने जस्टिफाई किया है उनके मर्डर को इस वर्क में, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स में। Hesperidus or the works both human and divine is a work of Robert Herrick and ये जो बुक है this is a collection of 1200 lyrical poems of Robert Herrick और इस बुक को उन्होंने 1648 में पब्लिश किया था। What is the theme of Hesperidus? Hesperidus की जो थीम है वो क्या है? इसकी थीम है कार्पे डियम, जिसका मीन होता है सीज द डे। दैट मीन्स के जो इंसान के पास टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, जो हमारी लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है, तो जो भी टाइम हमें मिला हुआ है वी मस्ट यूटिलाइज ऑफ दिस टू मेक मोस्ट ऑफ इट। तो ये उनकी थीम है और मेनली उनके जो भी पोएम्स उन्होंने लिखे हैं वो इसी थीम पर बेस्ड हैं। गैदर ये रोज बर्ड्स वाइल यू मे, ओल्ड ट्यून इज स्टिल अ फ्लाइंग, and this same flower that smiles today
टुमारो विल बी डाइंग आर द लाइन्स फ्रॉम द पोएम। ये पोएम टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, टू द वर्जिन्स जो उनकी पोएम है उससे ली गई है, और ये पब्लिश भी हेस्पेरिडिस जो कलेक्शन है इसका इसमें पब्लिश हुई थी। और जो थीम है इस पोएम की वो भी कार्पे डिएम थीम पर ही बेस्ड है ये पोएम। Who is known as a group of English poets associated with Charles I and his exiled son? चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे चार्ल्स सेकंड, वो फ्रांस चले गए थे, एक तरीके से भाग गए थे फ्रांस, क्योंकि बहुत ज़्यादा उथल पुथल का टाइम था कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पर। तो जब ये सिविल वॉर्स वगैरह चल रहे थे उनको लग रहा था कि उनकी जो लाइफ है वो भी खतरे में है, तो वो फ्रांस मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हु इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स एसोसिएटेड विद चार्ल्स फर्स्ट एंड हिज एक्साइल्ड सन। मोस्ट ऑफ देयर वर्क बिटवीन 1637 एंड 1660 आर। तो ये जो ग्रुप है ये कैवलियर पोइट्स का ग्रुप था। विच पोइट्री यूजेस द स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन एंड डायरेक्ट लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटाफर्स एंड अनरियलिस्टिक इमेजरी। ये कैवलियर पोइट्री की बात हो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन मिलेगा इसमें आपको। बैलड अपॉन अ वेडिंग इज रिटन बाय, ये जॉन सकलिंग का काफ़ी पॉपुलर बैलड है। 22 स्टैंजाज हैं इसमें टोटल। Among metaphysical poets who is famous for his Pindari codes which influenced English poetry throughout the 18th century, he was Abraham Cowley. Which great Puritan writer was a friend of Andrew Marvell? एंड्रू मार्वेल के फ्रेंड थे जॉन मिल्टन। Who was the first to use the closed couplet which dominated English poetry for the next century? Edmund Waller was the first writer who used the closed couplet. Two Daffodils is a poem by, that's a very important poem. ये पोएम है रॉबर्ट हैरिक की, टू डैफोडिल्स। और ये इन्होंने जो इनका कलेक्शन हेस्पेरिडिस जो इनका कलेक्शन है उसमें 1648 में पब्लिश हुई थी अलॉन्ग विद अदर पोएम्स। और इस पोएम में वो सजेस्ट करते हैं कि हमें जो है प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर क्या लेकर आता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है, मिजरी लेके आता है। तो इसकी भी जो थीम है वो कार्पे डियम ही है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि डैफोडिल्स एक पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, लेकिन ये जो टू डैफोडिल्स है ये किसकी पोएम है, रॉबर्ट हैरिक की पोएम है, ये आपको ध्यान रखना है। विच कैवेलियर पोइट इज प्रेज्ड एज द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर एवर बॉर्न ऑफ इंग्लिश रेस बाय स्विनबर्न। तो स्विनबर्न यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं रॉबर्ट हैरिक को। विच कैवेलियर पोइट इन्वेंटेड द कार्ड गेम क्रिबेज। क्रिबेज जो कार्ड गेम था इसे इन्वेंट किया था जॉन सकलिंग ने। He did not have the talent of controlling the emotion. These lines belongs to Robert Herrick. Name the companion poems of Milton. Milton की 2 poems हैं जिन्हें companion poems कहा जाता है. They are Eligo and Penseroso. The beauty shall no more be found. This statement wants to say. ये जो statement है it wants to say time is very powerful and the days of beauty is numbered. ये लाइन टू हिज कॉय मिस्ट्रेस से ली गई है जिसे कि एंड्रू मार्वेल ने लिखा है. Who wrote an elegy upon the death of the Dean of Paul's, डॉक्टर जॉन डन. डॉक्टर जॉन डन के ऊपर ये जो एलेजी है ये लिखी है टॉमस कैरो ने. A Rapture is a poem by, ये टॉमस कैरो की पोएम है. एंड
ये जो पोइम है ये 166 लाइन्स की पोइम है और ये एक इरोटिक पोइम है। हु रोट द गॉबलिन्स एंड एग्लोरा। गॉबलिन्स और एग्लोरा जो है ये लिखा है जॉन सकलिंग ने। गॉबलिन्स जो है ये दिस इज अ कॉमेडी एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1646 while एग्लोरा is a tragedy and it got published in 1638. Which work of John Suckling was influenced by Shakespeare's Tempest? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है द गॉबलिन्स, बट इट्स अ कॉमेडी। Bid me to live and I will live is an opening line of the poem. This is an opening line of To Anthea and the writer of this poem is Robert Herrick. Vulgar Errors was written by, it was written by Sir Thomas Browne और ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1646 में और उसके बाद इसके 5 एडिशंस और आए थे वल्गर एरर्स के। हु रोट द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसिंग, इसे जेरेमी टेलर ने लिखा है। हु रोट वर्दीज ऑफ इंग्लैंड, थॉमस फुलर का वर्क है ये। अ सेशन ऑफ द पोइट्स इज अ सटायर बाय जॉन सकलिंग। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस ऑफ कैरोलिन एज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अदर जो एजेस हैं, अगर आप उनके 100 क्वेश्चन सीरीज को देखना चाहते हैं, यू कैन चेक माई प्ले लिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।